सभी को पता है बाइनोमियल थ्योरम में बेसिक कि कैसे एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूलाज एंड ऑल? यस Yes. ओके, जल्दी से मैं क्विक गो थ्रू करूंगा, ठीक है। सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल वर्ड मतलब हो गया कि दो टर्म लाइक बाइनोमियल है, जैसे x प्लस वाई, इसको हमें एक्सपेंड करना है, पावर n लिखा हुआ है, राइट। तो हमें पता है जैसे x प्लस वाई का हम होल स्क्वायर करते हैं या वन पावर लिखते हैं तो x प्लस वाई आएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मतलब आपने ऑब्जर्व किया कि बाइनोमियल जब एक्सपेंशन हम करते हैं तो जितनी पावर लिखी होती है उससे एक ज्यादा टर्म आती है, राइट। तो अगर वन पावर थी तो दो टर्म आई, स्क्वायर था तो तीन टर्म आएंगी, क्यूब होता है तो कितनी टर्म्स आती हैं? 4 4. फोर टर्म्स आती है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली है कि एक्स की पावर क्या होती है, डिक्रीज होती जा रही है। हाईएस्ट पावर क्यूब थी, फिर डिक्रीज होता जाता है, और वाई की पावर इंक्रीज होती रहती है, राइट। साथ में ये जो कॉफिशिएंट है इनको बोलते हैं बेटा बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स। 3 3 2 लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट। तो एक्स प्लस वाई की पावर अगर एक्सपेंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या था, ये था एक्स की पावर एन, मतलब अगर मैं स्टार्टिंग में वैसे लिख दूं NC0, ऐसे लिख देता हूं NC0। कॉम्बिनेशन तो सभी को याद है ना, क्या है NC0? Yes, sir. एक्स की पावर n, फिर क्या होगा NC1 हो जाएगा, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, वाई की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, फिर NC2, एक्स की पावर एक और कम हो जाएगी, वाई की पावर एक और बढ़ जाएगी। इस तरह चलता रहेगा कहां तक, लास्ट में NCN, वाई की पावर n तक। अच्छा, अगर मैं इसी में नेगेटिव लिख दूं x माइनस वाई, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट आएगा। जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन करते हो आप, तो पहले x का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव आता है -2xy, फिर पॉजिटिव आता है। ऐसे क्यूब में x माइनस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy² और फिर माइनस वाई क्यूब। तो ऑल्टरनेट आएंगे बस इसमें साइन, और कुछ नहीं होगा। तो सेम ही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है, बस ऑल्टरनेट आएंगे साइन। अच्छा, ऑल्टरनेट जो आ रहे हैं साइन, उसमें भी एक चीज नोटिस करने वाली है कि लास्ट टर्म में क्या लिखें साइन। तो बताएगा लास्ट टर्म में क्या लिखें, क्योंकि लास्ट टर्म तो पता ही नहीं है कि कौन सी टर्म होगी। लाइक फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव है, फोर्थ टर्म नेगेटिव होगी, फिर लास्ट टर्म जो है वो हमें पता ही नहीं कि ऑड वाली टर्म है इवन वाली। तो कैसे लिखेंगे? हमने नोटिस करा कि जिसमें भी y की पावर ऑड है वो तो नेगेटिव आएगा, और जिसमें y की पावर क्या इवन है वो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि लास्ट में हम ऐसे करके लिख देंगे -1 की पावर n, NCN और y की पावर n। क्लियर है? अब y की Yes. पावर जो n लास्ट में लिखी है वो अगर ऑड होगी तो नेगेटिव आ जाएगा टर्म, और अगर पॉजिटिव इवन होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो इसमें लास्ट टर्म की जगह फिर ऐसे लिख देते हैं -1 की पावर n, NCN, y की पावर n। अच्छा, कॉम्बिनेशन में हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया था, तो उसमें आपने ये तो चीज सीखी थी कि NCR का फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। और आपको ये भी याद होगा कि इफ NCR1 इक्वल टू NCR2 है, देन वी कैन से या तो R1 और R2 इक्वल होंगे, या फिर तो बताएगा नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? R1 plus R2 equal to N। वेरी गुड। तो या तो R1 प्लस R2 का सम क्या होगा, n आ रहा होगा। यही दो सिचुएशन थी जब ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, तो एक चीज बताना, NCR निकाला और आपने, और एक बार NCN माइनस आर निकाला, ठीक है, तो क्या दोनों सेम आएंगे? यस सर। तो ये बात सभी को समझ में आ रही है कि ये जो R है और ये n माइनस आर है, इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, N। जो कि ऊपर जो n लिखा हुआ उसके इक्वल है। तो इसका मतलब इन दोनों का आंसर भी क्या होगा, सेम। तो कहीं पर NCR लिखा हो या NCN माइनस आर लिखा हो तो समझ जाना दोनों इक्वल है। तो कहीं पे डिवाइड में आ जाए तो फैक्टोरियल ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली दोनों को काट देना। ठीक है? Yes, sir. ठीक है। ये तो हो गया बेसिक, लाइक आपको पता होना चाहिए। अब एक्सपेंशन में, इन्हीं एक्सपेंशन से हमने क्या करा, अगर मैं x की जगह 1 रख दूं और y की जगह x रख दूं तो एक्सपेंशन कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये भी कॉमन एक्सपेंशन है, 1 प्लस एक्स की पावर n या फिर 1 माइनस एक्स की पावर n। तो इसमें क्या होगा, अब 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, तो x एक तरह से y का काम करेगा। तो यहां पर y की पावर क्या होती थी, एक एक करके बढ़ती थी, तो ऐसे आएगा एक्सपेंशन। अच्छा, तो एक चीज और बता दो, NC0 और NCN इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल आएगी? ये भी दोनों इक्वल आएंगे, राइट। और किसके इक्वल होंगे दोनों, ये दोनों किसके इक्वल होंगे? 1। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। तो यानी जो ये स्टार्टिंग में हम NC0 और लास्ट में NCN लिखते हैं, तो कोई बच्चा कहेगा सर लिखते ही क्यों है, तो वहाँ फॉर्मेलिटी के लिए, समझने के लिए कि पैटर्न कैसे चल रहा है। ठीक है, तो NC1 NC0 NC1 NC2, तो NC0 और NCN लास्ट में और फर्स्ट जो टर्म के कॉफिशिएंट होंगे वो तो 1 ही होंगे, वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो जब मैं 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कैसा आएगा, ऐसे आएगा 1 प्लस एक्स प्लस नेक्स्ट क्या आएगा,
अच्छा x आएगा या nx आएगा, क्या आएगा भाई, nx आएगा। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, nc1x प्लस nc2x² प्लस nc3x³ एंड सो ऑन, है ना, ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, और माइनस में क्या होगा, ऑल्टरनेट आएगा, राइट, इस तरह से चलेगा ऑल्टरनेट। लास्ट में फिर वही -1 की पावर n और NCN 1 होता है वैसे तो लिख दो चलो, और x का n ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं तुम्हें मतलब इन दोनों एक्सपेंशन में, ये मैंने क्यों बताया, अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूं इस एक्सपेंशन में मुझे कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 बता दो, कितना होगा, कोई बताएगा क्या आएगा? अगर n की वैल्यू मान लो 18 है, तो मैं कह देता हूं कि 1 माइनस x की पावर 18 में मुझे बताना है आपको कॉफिशिएंट ऑफ x का 11 कितना आएगा। तो डायरेक्टली बता सकते हो बिना सारी टर्म्स लिखे, पैटर्न को ऊपर देखो और बताओ क्या आएगा। x की पावर 11 का कॉफिशिएंट पूछ रहा हूं, तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा, NC12 7. हाँ NC11, राइट, यही आएगा ना, Yes. NC11 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने नोटिस करा जब स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड कर रहे थे तो NC2 आ रहा था, क्यूब का कोफिशिएंट फाइंड कर रहे थे तो NC3 आ रहा था। तो जो भी पावर का हम कोफिशिएंट फाइंड करेंगे n के साथ c के साथ वही लाइक नंबर आएगा। तो क्यूब है तो 3 आएगा, स्क्वायर है तो 2 आएगा। लेकिन क्योंकि ऑल्टरनेट चल रहा है प्लस माइनस साइन, तो मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव। तो फिर मैं कैसे समझूंगा, मुझे समझ में आता है कि जब भी ऑड पावर निकाल रहे हैं तो उसमें नेगेटिव आ रहा है, राइट, तो यहाँ पर ऑड वाला पावर ही निकाल रहे हैं तो क्या आएगा कोफिशिएंट, ये आएगा। तो माइनस साइन मत भूल जाना, ठीक है? Yes, sir. ठीक है भाई, सभी को आया समझ में? n की वैल्यू 18 इनपुट कर दो कि जो भी दे रखी है, ठीक है? आया सभी को बेटा समझ में? Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब एक चीज और समझो, जब मैं सारे कॉफिशिएंट लिखता हूं तो ऐसे आते हैं कॉफिशिएंट, NC0 NC1 NC2 NC3 NC4, मान लो n की चलो वैल्यू ले लेता हूं, मान लो ऐसे चलते रहेंगे NCN। तो अब इन सब में से कोई मुझे बताएगा सबसे ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट कौन सा होगा। तो n की चलो मैं वैल्यू ले लेता हूं, n ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। तो 10C0 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9 10C10। पहले कोई मुझे बताएगा कि कितने कॉफिशिएंट है टोटल, ये टोटल कितने कॉफिशिएंट्स हैं? 11. 11, ठीक है, 11 कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है। इनमें से लाइक हमें ये पता है कि इन दोनों की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, राइट, उल्टा लगा देंगे ना। 10C0 10C10 सेम हो गए, 10C9 के साथ 10C1 आएगा, 10C2 के साथ 10C8 10C7 के साथ 10C3 10C6 का 10C4, ये सारे वैल्यू सेम होगी, राइट, ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. भाई 10C1 10C9 के इक्वल होगा बताने की जरूरत नहीं है, क्यों 10C8 10C2 के इक्वल होगा बताने की जरूरत नहीं है, R1 प्लस R2 n के इक्वल आ रहा है, तो ये इक्वल ही आएंगे। मतलब अगर मुझे पहले हाफ पता है तो आगे वाले वो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, मुझे कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब इनमें से कोई मुझे बताएगा सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी होगी, कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट होगा? ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट इनमें से कौन सा होगा? 10C5 10C5। अच्छा, तो यानी कि एक कोई लॉजिक है इसके पीछे। जब हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मिडिल में होगा ना, सबसे मिडिल में वो वाला बाइनरी कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर मिडिल में एक ही है ना। Yes. कभी कभी ऐसा होगा, आपको पता होगा, जैसे मीडियन निकालते थे छोटी क्लासेस में, आपको पता होगा। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, मतलब ऑड नंबर्स हैं, तो मीडियन मतलब बीच में एक ही टर्म आएगी मीडियन में, मिडिल में। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे आपने बोला 11 है बाइनरी कोएफिशिएंट, किसी बच्चे को अगर 10 लग रहा हो तो समझ लो 10C1 से स्टार्ट नहीं हुआ, 10C0 से स्टार्ट हुआ, इसलिए 11 है। तो 11 अगर बाइनरी कोएफिशिएंट इनको बोल देते हैं, ये अगर बाइनरी कोएफिशिएंट 11 है तो इनमें से 11 ऑड हो गया। तो ऑड का जो मिडिल होगा, मिडिल में क्या आएगा लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने लिख के दिखा दिया। बीच में कैसे पता लगेगा आपको, जो 6th बाइनरी कोएफिशिएंट होगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन मान लो ये 12 होते बाइनरी कोएफिशिएंट, मतलब 11C0 से लेकर 11C11 तक होता, तो फिर उसमें दो बाइनरी कोएफिशिएंट मिडिल में आते, और वो दोनों ही क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट होते हैं और इक्वल भी होता है उनकी वैल्यू। तो जैसे मान लो ऐसा लिखा होता, तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट बाइनरी कोएफिशिएंट वो होगा 10C5, मतलब जो मिडिल में होगा ना वही सबसे ज्यादा आएगा आंसर। अच्छा मान लो ऐसा लिखा होता 4C0
4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c4। इसमें भी कितने ऑड है, तो ऑड में मिडल में एक ही होगा, ये वाला 4. ग्रेटेस्ट। अच्छा ऐसा होता तब, अब इसमें कितने टोटल 6 टर्म्स हैं, मतलब 6 कोएफिशिएंट्स हैं, तो उनमें जो मिडल में होगा, मैंने बोला था वो फिर दोनों मिडल वाले होंगे, मतलब ये और ये दोनों ही क्या होंगे, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होंगे। ठीक है भाई। अब Yes, तुम्हें ये sir. भी पता है कि यार इन दोनों की वैल्यू सेम भी होती है ना, क्यों सेम है दिख रहा है तुम्हें कि 2 + 3 करने पे 5 आएगा, तो ये दोनों ही इक्वल होंगे और इन दोनों की ही वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, तो अगर यानी कि ऑड नंबर ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है तो एक ही होगा मिडल वाला, और अगर इवन है टोटल तो उसमें 2 मिडल वाले होंगे। अच्छा मिडल वाले बताते कैसे हैं, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। क्या, मान लो मैंने कहा x + y की पावर n, इसमें टोटल टर्म्स बताओ। पहली बात, कितनी टर्म्स हैं इसमें टोटल टर्म्स? n नहीं, n+1 है ना। टोटल टर्म्स हमेशा एक ज्यादा होगी जितनी भी पावर है। ठीक है, पहली बात। सेकंड बात, अब इसमें आता है इफ, केस लगा देते हैं। इफ n अगर ऑड है, अगर पावर ऑड है, तो n+1 यानी टर्म्स कितनी आएंगी, n+1 टर्म्स। ये कैसा आएगा, इवन One. आएगा, इवन आएगा। और इवन में अगर मैं कहूं इसमें मिडिल टर्म्स कौन सी होंगी, मिडिल में कौन से टर्म्स होंगी, एक होगी या दो होंगी? इसमें दो होंगी है ना, तो दो मिडिल टर्म्स कौन कौन सी होंगी आपको पता है। मान लो अगर 6 ले लेते हैं, अगर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ, तो 6 में मिडिल में 3 और 4 होता है। 1 2 हटा दो, 4 5 6 हटा दो, तो मिडिल में 3 और 4 आएगा। तो 3 मतलब 6 का हाफ, एक तो हाफ होगा यानी कि n+1/2 होगा एक तो, और कौन सा होगा उससे एक एक्स्ट्रा, यानी कितना लिख दूं, क्या लिख दूं नेक्स्ट, एक तो n+1/2th जो टर्म होगी वो होगी, और दूसरी कौन सी आएगी, एक एक्स्ट्रा, क्या लिख दूं, n+3/2 ऐसे लिख दूं। मतलब ये बेसिकली मैंने ऐसे लिख दिया ना, n+1/2 + 1 ऐसे कर दिया। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से समझो, देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। n जो पावर है वो है, n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, टर्म्स तो एक ज्यादा होंगी। तो अगर पावर है 8 नहीं या 9 है, चलो 9 पावर है यानी कि ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 10। अब 10 में जो मिडिल में टर्म्स होंगी वो कौन कौन सी होगी, एक तो फिफ्थ होगी, मतलब n+1 10, 10 का डिवाइड बाय 2 करा तो फिफ्थ, तो एक तो फिफ्थ टर्म आएगी आपकी, और फिफ्थ से आगे वाली सिक्स टर्म होगी। ठीक है, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखने के लिए लिख दिया, क्लियर है, क्योंकि 9 + 3 करोगे 12, 12 डिवाइड बाय 2 6 टर्म ही आएगी। मतलब वो बेसिकली जो पहले वाली टर्म होगी उसमें एक ऐड करना है। ये तो मैं n की फॉर्म में लिख रहा हूं तो ऐसे लिख दिया मैंने n+3/2, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि n+3 कैसा है। n+1/2 जितना आया था आंसर, उसी में +1 करके एलसीएम लेकर मैंने ये लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, Yes, sir. तो अगर n की जगह कोई नंबर ही लिखा हो तो फिर आपको पता ही है कि कैसे करना है। यानी कि जब भी आपका n+1 करके इवन आएगा, अगर n ऑड है तो n+1 इवन आएगा। इवन का एक तो आधा कर दो, एक तो वो वाली टर्म होगी, मतलब जो भी निकाल रहे हो, और एक उससे आगे वाली होगी। ठीक है, क्लियर है सभी को। और दूसरा, Yes, sir. दूसरा है n अगर इवन है, अगर n इवन है तो फिर n+1 कैसा आएगा, ऑड आएगा। तो फिर ऑड में जो मिडिल में होगा वो कौन सी होगी फिर, अब मिडिल टर्म एक ही होगी, कौन सी टर्म होगी सिर्फ, अच्छा मिडिल, अब मान लो 7 है, 7 टर्म है, तो 7 में अगर मिडिल में देखूं तो फोर्थ होता है, 1 2 3 हटा दो और 5 6 7 हटा दो, तो बीच में फोर्थ आएगा, एक ही आएगा मिडिल। तो फोर्थ कैसे आया, 7 में +1 करा, मतलब जितनी टर्म्स थी, अगर n+1 टर्म्स थी टोटल, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो n+1 में +1 किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये आएगा ना, क्लियर है, आया Yes. सभी को समझ में। ठीक है, Yes, sir. तो मतलब रट भी लो फॉर्मूला लेकिन समझ भी लो, लेकिन मतलब मान लो तुम्हें याद ही नहीं आता तो तुम निकाल सकते हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हो। ठीक है, अब आता है क्योंकि अब जब हम टर्म की बात करते हैं तो अब मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है x माइनस 2/x की होल पावर 18, ऐसा लिखा हुआ है। अब मैंने बोल दिया कि बताओ इसमें मिडिल टर्म क्या होगी, पहला पहला क्वेश्चन, मिडिल टर्म, पहला क्वेश्चन निकाल दिया। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए, अच्छा मैंने तुम्हें जनरल फॉर्मूला नहीं बताया, वो भी बता देता हूं पहले। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर आपको जनरल टर्म लिखनी है, मतलब फॉर x + y की पावर n है, इस एक्सपेंशन में, इस एक्सपेंशन में जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब ये हो गया कि यार मुझे सारा एक्सपेंशन करना ही नहीं है, मुझे कोई बस एक टर्म से मतलब है, तो वो टर्म लिख दो बस डायरेक्टली। तो मैं लिखूंगा कैसे, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना दिया, क्या, TR+1 इक्वल्स टू क्या होता है, NCR
x की पावर n माइनस आर और y की पावर r। जो आपने ऊपर एक्सपेंशन करा था उसी पैटर्न को ध्यान में रखकर ऐसा बनाया। तो y की पावर देखो क्या लिखी हुई है, r लिखी हुई है, और टर्म कौन सी निकाल रहे हैं, r नहीं निकाल रहे, कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, r प्लस 1th टर्म निकाल रहे हैं। मतलब अगर फोर्थ टर्म निकाल रहे हो तो r की वैल्यू 3 लोगे, फिफ्थ टर्म निकाल रहे हो तो r की वैल्यू 4 लोगे। तो एक्सपेंशन में आप देख भी सकते हो ऐसा ही तो हो रहा था, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था ना, एनसी 0 से स्टार्ट होता है। तो देखो क्या होता है, जब आप सेकंड टर्म लिखते हो तो यहाँ पर 1 आती है पावर, फिर थर्ड टर्म लिखते हो तो स्क्वायर आता है। मतलब y की पावर जो होती है वो हमेशा एक कम चलती है। मतलब अगर थर्ड टर्म निकालोगे तो स्क्वायर चलेगा, फोर्थ टर्म निकालोगे तो 3 चलेगा, एंड सो ऑन। और x की पावर उतनी कम होती रहेगी, तो इसलिए ये फॉर्मूला बना दिया। मतलब उसी पैटर्न को देखकर समझकर, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया इस फॉर्मूले को लिखने में, ये तो मतलब सिंपली हमें भी समझ में आ रहा है, बट अब याद रखना है कि यहाँ भी ये फॉर्मूला होता है। तो NCR x की पावर n माइनस आर, y की पावर r, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा एक्सपेंशन हो फॉर x माइनस आ गया लेट से, तो माइनस में तुम्हें पता है बस y वाले में चक्कर पड़ता था कि y की पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव आएगा साइन, और इवन है तो पॉजिटिव, है ना। तो y की पावर डिसाइड होगी। तो y की पावर अगर r होती है तो -1 की पावर r से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या हो जाएगी, tr प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 की पावर r NCR x की पावर n माइनस आर, y की पावर। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, NCR x की पावर n माइनस आर माइनस y लिख कर ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है भाई। मतलब वो जो मैंने -1 की पावर r बाहर लिख दिया वो मत लिखो, आप डायरेक्टली -y लिख कर ही होल पावर r लिख दो। क्लियर है? Yes, sir. सभी का है? हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन पे जो मैं बात कर रहा था। यहां तक बेटा किसी को डाउट जल्दी से पूछो, सभी को आया समझ में? Yes, sir. चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा मैंने, इन एक्सपेंशन x स्क्वायर माइनस लेट्स से 2/x, ऐसा दे देता हूँ, होल पावर 18। इसमें पूछा फाइंड द, पहला क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म। तो इसकी मिडिल टर्म निकालने के लिए पहले मुझे बता दो कौन सी टर्म मिडिल होगी। पहले इसमें 18 में टोटल टर्म्स कितनी है इसमें, ये बता दो। 19. 19 टोटल टर्म्स है भाई इसमें मेरी, ठीक है। तो इसकी मुझे कह रहा है मिडिल टर्म निकालो। तो 19 अगर टोटल टर्म्स हैं तो इसमें मिडिल टर्म एक होगी या दो होगी। टर्म के आगे वो लिख देगा ब्रैकेट में एस, एस का मतलब है या तो एक होगी या ज्यादा भी हो सकती है। दो। तो बताया नहीं इसने, दो की होंगी यार, ऑड है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड है भाई। अगर आप 1 से 19 नंबर लिखते हो, सोच के देखो 1 से 19 नंबर लिखते हो तो मिडिल में एक ही तो आएगा, दो क्यों आएगी, एक ही तो आएगी। पता है कौन सी टर्म आएगी, कौन सी टर्म आएगी, टेंथ फॉर्मूला याद ही नहीं है। हाँ 90 है ना, क्लियर है? Yes, sir. सभी को क्लियर है भाई? भाई 10 से पहले 9 हटा दो और 10 के आगे 9 हटा दो, 10th मिडिल में तो आएगा। तो मतलब अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो बेसिक सा वो लॉजिक जो मैंने बताया था कि 5 लिखा, ऑड आ गया, ऑड नंबर रखे हैं 1 2 3 4 5, 5 में मिडिल में क्या बोलोगे आप, 3 बोलोगे। 3 कैसे आया, आपने क्या किया, 5 में +1 किया डिवाइड बाय 2, है ना। तो 19 में +1 करा क्या है 20, 20 का हाफ करा 10th टर्म, खत्म। तो मिडिल में जो टर्म होगी वो आपकी 10th टर्म होगी। अच्छा t 10 तो लिख दिया, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला था वो तो r+1 करके लिखा जाता है। तो इसमें फिर r कितना होगा, एक कम कर दोगे, क्लियर है, एक कम कर दोगे। हाँ, मतलब जो भी आपसे टर्म बोलेगा ना वो हमेशा r उससे एक कम होता है। जो फॉर्मूले में r होता है वो ध्यान रखना, हमेशा एक कम होता है। मतलब अगर मैं rth टर्म बोल देता हूं तो आप क्या लिखोगे, t r-1 और फिर +1, तो फिर r-1 काम करेगा उसका, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर आपको r की वैल्यू 9 पुट करनी है, और एक्सपेंशन में आपको पता ही वो माइनस वाला है, x माइनस y करके है। तो यहाँ पर आप -1 की पावर r मतलब 9 पहले लिख दो, क्योंकि r आपको पता लग चुका है, r 9 है। n कितना है टोटल, n कितना है 18 है। x कितना है, x पे लिख देता हूँ, x स्क्वायर है, मतलब जो x का काम कर रहा है वो x स्क्वायर है। x की वैल्यू x स्क्वायर नहीं, वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और y जो काम कर रहा है वो कौन है, 2/x। अच्छा y में आप नेगेटिव मत लिखना, क्योंकि मैंने -1 की पावर r बाहर निकाल चुका हूँ। तो y में जब लिखोगे तो वहां पे 2/x ही लिखोगे, नेगेटिव मत लिख देना। तो बस x की क्या होता था स्टार्टिंग में, NCR क्या है 18 r कितना है 19, सॉरी 9, x की पावर r मतलब x स्क्वायर की पावर n माइनस r करते थे, 18 माइनस r कितना है 9, और y कितना है 2/x की होल पावर कितना r विच इज 9। क्लियर है? इसको Yes, सॉल्व sir. कर देना, जो आंसर आएगा मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे -1 की पावर 9 है तो माइनस आ जाएगा, 18c मल्टीप्लाई में 18c 9 चल रहा है। x की पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर तो पहले से ही था और पावर कितनी आएगी 9 और आएगी, तो 9 2 जा 18,
यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 9 जो कि हमें पता है 512 होता है, और x की पावर 9। तो थोड़ा सा सॉल्व करके क्या आ गया, आंसर आ गया भाई -18c9 x की पावर 9 इंटू में 512। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना, अगर मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन में जो दिया हो वो अगर ऐसे ही दे रखा हो तो ठीक है, नहीं तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. वैसे तो नहीं पूछेगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा इसका 18c9 सॉल्व करने में। तो ज्यादातर जो ऑप्शन गिवन होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन होती है वो फिर ऐसे ही देकर छोड़ देता है तुम्हें। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. हाँ, ये कर सकता है वो चालाकी, क्या कर सकता है। अच्छा 18c9 का अगर दूसरे वाला भी लिखूंगा तो 18c9 ही आएगा, लेकिन हाँ मतलब ऐसा हो सकता है, मान लो किसी का आंसर आया 18c7, ठीक है, और x की पावर 9 512 ऐसा आंसर आया, और ऑप्शन जब देखे ए बी सी डी तो उसमें कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मिला, और एक ऑप्शन कुछ ऐसा लिखा होता 18c11 x की पावर 9 512। तो अब किसी बच्चे ने अगर वो ध्यान नहीं दिया तो वो इसको मिस कर देगा, उसको लगेगा कि ऑप्शन में है ही नहीं, मेरा गड़बड़ है। तो ये बात समझ में आ रही है ना, ये दोनों सेम है, 18c7 और 18c11 भाई सेम ही है, दिख रहा है ना? Yes, sir. तो वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना वो चीज, ठीक है, कि NC_R1 और NC_R2 इक्वल है, तो या तो R1 और R2 इक्वल ही होंगे, वो तो ऑब्वियसली बात है, फिर आएगा ही सेम। लेकिन अगर R1 प्लस R2 करके 18 या N के इक्वल आ रहा है तब भी इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन में आगे ऐड कर दिया, एक तो मिडिल टर्म निकाल दिया हमने, फिर मैंने ऐसे पूछ लिया, फिर मैंने बोल दिया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऐड कर दिया कि अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इफ एनी। उसने आगे कह दिया कि अगर कोई टर्म जो जिसमें x आए ना, मतलब इंडिपेंडेंट हो, ऐसी टर्म भी बताओ कौन सी होगी, अगर है तो। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि जितनी भी टर्म्स हम लिखेंगे 19 टर्म्स, उन 19 टर्म्स में से सब में ही x आ ही रहा हो, बच ही रहा हो। पर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर ऐसा हो कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्योंकि एक y वाला जो उसमें डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में x² लिखा हुआ है, तो जब पावर हम सॉल्व करें तो वो कैंसिल आउट होकर सॉल्व, मतलब इंडिपेंडेंट टर्म आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल भी और नहीं भी। तो हमें ये देखना है कि अगर कोई है ऐसी टर्म तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो जनरल टर्म लिखोगे, क्या होती है, TR+1 NCR, n कितना है हमारा 18, CR एज इट इज, और x की पावर क्या लिखोगे 18 माइनस आर, n माइनस आर, y की पावर r लिखते हैं, और -1 की पावर r भी लिखते हैं ना, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया बेटा, जनरल टर्म लिख दी, सभी को आया समझ में क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। Yes. अच्छा ये जनरल टर्म लिख दी। अब आपको क्या चाहिए, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि आपने बोला था ऐसी टर्म ढूंढो जिसमें x हो ही ना, मतलब इंडिपेंडेंट हो। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि x की पावर 0 हो जाए ना, ऐसी टर्म चाहिए तुम्हें, ये क्लियर है? सर कोई भी टर्म नहीं है x की पावर 0 के साथ? नहीं आएगी? यस सर, कोई भी नहीं आएगी। हाँ हाँ, वो तो मैं बता रहा हूँ कि करना कैसे है, तो मैंने वैसे एग्जाम्पल ले लिया ना, हो सकता मैंने इसलिए लिख दिया इफ एनी, पॉसिबल हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन निकालना कैसे ये समझा रहा हूँ। तो 18CR, ठीक है, x की पावर हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 2r हो जाएगा, 2 की पावर r अलग कर देते हैं, और जो नीचे x की पावर आ रहा है वो अलग लिख दिया, और -1 की पावर r तो चल ही रहा है। अब x की पावर ये भी है और ये भी x की पावर है, और आपको पता है डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। माइनस 18CR, तो x की पावर भैया आ गई 36 सर माइनस एक 3r जगह आ पर गया ना। गलती, सर एक जगह और गलती हो गई। हाँ क्या होगी, गलती हो गई? सर नीचे x की पावर r, मैं उसको x की पावर 1 ही ले लिया। हाँ मेरे को लग तो रहा था, मैंने ऐसा लिया आएगी, पर मैंने कहा चलो कोई स्टूडेंट एडवांस में चल रहा है, कर रहा है, तो उसने मना कर दिया तो शायद आएगी नहीं। तो ध्यान से करो इसलिए, ठीक है भाई। 2 बाय जो x लिखा है वो होल पावर है भाई, ऐसे लिखा है ये, तो होल पावर में ये चीजें थोड़ी थोड़ी इसलिए मिस्टेक हो जाती है। तो बाकी बच्चों के लिए लेसन है, ठीक है भाई, ध्यान दो, किसी की मिस्टेक से सीखो भी कि भाई ऐसी गड़बड़ हम ना करें, और जो गड़बड़ कर रहा है वो तो ध्यान रखेगा ही, ठीक है। तो भाई 2 की पावर भी आ रहा होगा और x की पावर भी आ रहा होगा, आराम से अलग करो, और जब डिवाइड करा तो माइनस हो गया पावर। अब आपने नोटिस करा कि अब x कहीं भी नहीं लिखा हुआ, अब x की होल पावर लिखी हुई है 36 माइनस 3r, और आपका टारगेट है फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, आपको क्या करना है बेसिकली 36 माइनस 3r को 0 रख के फाइंड करना है।
तो आर की वैल्यू क्या होगी 12 होगी। अच्छा कोई बच्चा जैसे भी कह रहा था कि पॉसिबल ही नहीं है, तो कब कब पॉसिबल नहीं होता, अब तो आ गया मेरा आंसर। तो ये जो आंसर आया आपका, ये जो आपका आंसर आया है, ये आर कैसा आना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि होल नंबर में भाई जीरो भी आर की वैल्यू पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अगर आर की वैल्यू जीरो होगी तो टी आर प्लस वन यानी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, है ना। जब आर की वैल्यू जीरो बोलोगे तो टी आर प्लस वन आपका जीरो प्लस वन फर्स्ट टर्म ही आ जाएगी। क्लियर है, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर आर 12 आने का मतलब बता दो कौन सी टर्म है फिर, देयरफॉर कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट होगी, देयरफॉर दिस टर्म 13 विल बी, हाँ 13 टर्म। हाँ भाई 12 मत बोल देना, आर की वैल्यू 12 आई है, लेकिन जो टर्म होती है वो होती है आर प्लस वन, यानी कि 12 प्लस 1 यानी कि 13 टर्म होगी। ठीक है भाई, समझ में आया, Yes, sir. किसी को डाउट इसमें बेटा, जल्दी जल्दी No, sir. चले आगे। Yes, sir. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दिया ऐसा ही, ये आपका आया हुआ है जेई मेन में 2020 में। क्वेश्चन था इफ द, जब मैं कहता हूं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब वो कांस्टेंट टर्म होती है, राइट। इफ कांस्टेंट टर्म ऑफ रूट एक्स माइनस के बाय एक्स स्क्वायर की होल पावर 10 इज 405, और बोल दिया फाइंड करो के का मॉड, मतलब के की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको पॉजिटिव वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने की होगी। ऑप्शन दूं, यस सर। ऑप्शन ऑप्शन दूं, चलो ऑप्शन भी दे दिए, या फिर तुम गैस करने लगोगे, ठीक है। तो मैं चलो इस बार ऑप्शन नहीं दे रहा हूं तुम्हें, जिसका आंसर आ जाता है वो चैट बॉक्स में बस टाइप करके चैट बॉक्स में भेज दो कि के की वैल्यू इतनी आ रही है। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा इसके, मुझे पता तो लगेगा कितने बच्चों का आंसर आया एक्चुअली, क्योंकि कई बार मैं ऑप्शन देता हूँ तो कई बच्चे मुझे लगता है गैस करते हैं। चलो अभी जो कॉन्सेप्ट बताया वही चीज है, मतलब इस एक्सपेंशन में वो कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म जो है वो दे रखी है, फाइंड नहीं करनी। वो कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म है, मतलब जिसमें एक्स की पावर क्या होगी, जीरो हो जाएगी टोटल, वो वाली टर्म दी हुई है कि उसकी वैल्यू 405 है। हमें बताना है कि वो कौन सी टर्म थी, और फिर हमें बताना है के का वैल्यू कितना होगा, मॉड के का वैल्यू। क्लियर है सभी को क्वेश्चन, चलो निकालो। जनरल टर्म का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या था, अभी लिखा था मैंने, टी आर प्लस वन। इसमें भी माइनस आ रहा है, तो माइनस वन की पावर आर, एन आपका 10 है, 10 सी आर, रूट एक्स की पावर आप लिखोगे एन माइनस आर, और अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर आर, माइनस मैंने आगे लिख दिया माइनस वन की पावर, और ये आपको दिया हुआ है कितना है, दैट इज 405 दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो लाइक आपको सॉल्व करके आर निकालना है, और आर से फिर मॉड के, या डायरेक्टली आ जाएगा तो डायरेक्टली बताओ क्या आ रहा है। आपको बताना है मॉड के की वैल्यू क्या होगी। अच्छा पहले के डायरेक्टली निकल जाएगा, पहले आर निकलना होगा, इतना बताओ। सर एक्स की पावर को कंपेयर करके पहले आर निकालेंगे और फिर हाँ पहले आर निकलेगा, के डायरेक्टली नहीं बता सकते, हाँ क्योंकि कि जो टर्म लिखी हुई है कि 405 है, उसमें तो के की पावर आर भी आ रही है। तो जब के की और आर आ रही है, तो जब तक मुझे आर नहीं पता मैं बता नहीं पाऊंगा। तो अगर आर ये पावर के की नहीं होती तब तो मैं डायरेक्टली बता देता, क्योंकि एक्स तो वो कह रहा है इंडिपेंडेंट है, तो एक्स वाली टर्म तो बचेगी नहीं, वो तो मुझे पता है। लेकिन जब तक आर नहीं पता तब तक मैं बता नहीं सकता, क्योंकि 10 सी आर में भी आर आ रहा है, के की बार में भी आर आएगा, तो फिर हम के की वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो पहले आर निकलेगा और फिर के का वैल्यू निकलेगा। तो जो भी मैंने क्वेश्चन करा उसमें बस हमने आर निकाला था, इस बार उसने के भी कह दिया, ऐसे बताओ, बताओ भी जल्दी से। ओके कुछ बच्चों के आंसर आ गए, स्टार्ट हो गया आने। ओके हाँ 3 बच्चों ने करा है बिल्कुल सही आंसर, 4 बच्चों ने कर दिया बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हेमंत का भी आ गया, बहुत अच्छे हेमंत, ठीक है बेटा आपका भी।
बाकी भी जल्दी से बताओ। वैशाली का भी हो गया, बहुत अच्छे। ओके, 8-9 बच्चों ने आंसर दे दिए। चलो मैं बता देता हूँ जिनका नहीं आए। सबसे पहले आप क्या करोगे, -1 की पावर r चल रहा है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 10 CR, और रूट x आपको पता है, रूट का मतलब हाफ पावर होती है, तो x की पावर हो जाएगी भाई 10 - r डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2, और जो नीचे x स्क्वायर की पावर r है वो -2r बन के ऊपर जाएगा। ठीक है, मैंने एक साथ लिख दिया। और k की पावर r को आप अलग लिखोगे, इक्वल टू क्या चल रहा है 405, और आपको पता है ये तो चल ही रहा है इक्वल 405, लेकिन आपको पता है कि जो पावर x की वो 0 है, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट टर्म बोली है उसने। तो 10 - r बाई 2 इक्वल टू 2r लिख सकता हूँ, ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से 10 - r इक्वल टू आ गया 4r, तो r की वैल्यू तो पता लग गई भाई हमें 2 है। अगर r की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब पुट कर दो बैक सब्स्टिट्यूशन, तो r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर +1 ही हो जाएगा, 10c क्या बचेगा 2, x की पावर तो अब कुछ लिखो ही मत क्योंकि वो पुट करके 0 ही आएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, और k की और आप बोल रहे 2 है, इक्वल टू कितना चल रहा है 405, 10c2 कितना होता है बेटा 10 × 9, 10 × 9 डिवाइड बाई 2 45 आएगा। अच्छा देखो, कई बच्चों को इसमें लाइक थोड़ा सा ट्रबल होता है कि जल्दी से कैसे करना है, भाई 10c2 करना है तो आपको पता है कि 10 फैक्टोरियल आएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा और एक 8 फैक्टोरियल आएगा, तो 8 फैक्टोरियल को काटने के लिए आप 10 फैक्टोरियल में से 10 भी बाहर लोगे, 9 भी बाहर लोगे, और नीचे 2 फैक्टोरियल आपको पता है 2 होता है, तो 10 को 2 से कट करोगे 5 आएगा, 5 × 9 45, और 45 से डिवाइड करके इसको क्या आएगा भाई, साफ पता लग रहा है 9 आएगा। हाँ, तो कोमल बेटा आपने आंसर ठीक दिया, लेकिन उसने जो कोमल बेटा आंसर पूछा है वो मॉड k की वैल्यू पूछी है, जैसे आपका जो आंसर आया, नहीं तो फिर क्या होगा डबल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, तो जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें क्या दिया हुआ है, एक 3 ही दिया हुआ था, तो आपका जो आंसर आया बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप, 3 और -3 k की वैल्यू, भाई -3 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने मॉड k इसलिए दे दिया ताकि a की आंसर आए, दैट इज 3। क्लियर है, आया सभी को समझ Yes, में? sir. Yes, sir. ठीक है, इजी था ना? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा लेट से अब क्वेश्चन ऐसा आ गया, कुछ एक्सपेंशन जो होते हैं जैसे हमने दे दिया, ये जेई आपका 18 में आया हुआ था क्वेश्चन है, लेट से पूछा उसने x प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 5 प्लस x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 5, इसका आंसर निकालना है। तो आपने नोटिस करा कि जो लिखी हुई x और y लिखा हुआ है, x तो x ही है, लेकिन y जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 लिखा हुआ है, तो अब या तो मैं पूरा एक्सपेंशन पहले ओपन करूं दोनों का, तो क्या करने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने नोटिस करा यार ये दोनों जो है बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, बस a प्लस भी लिखा हुआ है एक जगह और एक बार a माइनस बी, या x प्लस वाई और x माइनस वाई इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और मुझे पता है कि जब मैं ऐड करूंगा तो कुछ टर्म सेकंड वाले एक्सपेंशन में नेगेटिव आएंगी, आधी पॉजिटिव होंगी, और पहले वाले एक्सपेंशन में सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी, लेकिन कुछ टर्म्स जो होंगी वो ऑपोजिट साइन की आ जाएंगी दोनों एक्सपेंशन में। ये बात क्लियर है सभी को? yes. है ना? तो अब या तो मैं पूरा एक्सपेंड करके टाइम वेस्ट करूं, या मैंने समझ लिया कि होगा क्या, तो मैंने क्या करा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि x प्लस वाई की होल पावर 5 और x माइनस वाई की होल पावर 5, ये कर लो आप ओपन, जल्दी से एक बार देख लो क्या आता है, क्या आएगा, पहला एक्सपेंशन का क्या आएगा भाई, इसका आएगा x स्क्वायर 5, फिर क्या आएगा 5c1, 5c0 को मैंने 1 लिख दिया डायरेक्टली, 5c1 का क्या आएगा x स्क्वायर 4 हो जाएगा और y 1 हो जाएगा ना, 5c2 x क्यूब y स्क्वायर, 5c3 x स्क्वायर y क्यूब, 5c4 x y 4, और लास्ट में आएगा 5c5 1 होता है तो y के और 5, बस ये आएगा। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन में आपको पता है ऑल्टरनेट आएंगे, मतलब ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मैं लिखा भी नहीं सारा, तो मैंने नोटिस करा यार ये तो कट जाएंगे ना, तो इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है क्या आंसर आएगा, 2 टाइम्स x स्क्वायर 5 आएगा, मतलब 2 मैं कॉमनली ले लेता हूँ, ये आएगा ना, ये बात ठीक है। और जिस बच्चे ने स्टार्टिंग में वो बात समझी थी कि भाई मैंने बोला था जो x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन था, उसमें मैंने कहा था ऑल्टरनेट टर्म्स आती है नेगेटिव, मतलब y की पावर जब ऑड होती है तो नेगेटिव आता है, y की और जब इवन होती है तो पॉजिटिव आता है, तो ये बात स्टार्टिंग में पता लग गई थी कि भाई जिनमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट में r की जगह जो NCR हम लिखते हैं 5CR, उसमें जब r 2 होगा पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव होगा 3 होगा तो नेगेटिव आएगा, तो यानी कि 5C1 वाली टर्म, 5C3 वाली टर्म और 5C5 वाली टर्म्स कट जाएंगी, ये बात समझ में आ रही थी, और जो बाकी दोनों टर्म्स होंगी वो फिर सेम होंगी, एड अप होकर ट्वाइस हो जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, इस एक्सपेंशन में x की जगह तो x ही लिखा रहने दो और y की जगह क्या पुट कर दो भाई, क्या था क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, और नेक्स्ट में आ जाएगा 5c4 x
एक्स क्यू माइनस 1 की पावर 4, है ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कर लोगे? इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट की पावर 4 है तो होल स्क्वायर आ जाएगा ना? ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इसमें भी वो क्या करेगा, जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो क्या करेगा, इस वाले एक्सटेंशन में बोल देगा थोड़ा सा इसको और ट्रिकी बनाने के लिए, क्योंकि तो इजी हो गया, इसको ट्रिकी बनाने के लिए बोल देगा बताओ x की पावर 6 का कोएफिशिएंट बताओ, इसमें क्या होगा पूरे इसमें जो एक्सपेंशन था दोनों का प्लस करके, उस एक्सपेंशन में बोल देगा y x की पावर 6 का कोएफिशिएंट बताओ। तो जहां पर भी x का 6 आ रहा होगा आप बता दो कि कोएफिशिएंट कितना है। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आ गया बेटा सभी को? यस Yes. ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका जेई एडवांस में भी आया था, देखो कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन जो आपके एडवांस वाले ही क्वेश्चन एग्जैक्टली 2013 में आया था, और ये जेई मेन में तुम्हारा 2020 में आ गया एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन। मतलब कभी कभी एग्जैक्टली नहीं तो क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डिजिट्स या नंबर थोड़े से चेंज कर देगा तुम्हारे। तो क्या दिया हुआ था क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव। जब मैं बोलता हूँ कंसेक्यूटिव टर्म्स तो इसका मतलब क्या है, अगर पहली टर्म सेकंड ली है तो थर्ड और फोर्थ, है ना, ऐसे। अब हमें ये तो नहीं बताया उसने कौन सी कंसेक्यूटिव टर्म, तो हम मानेंगे जब, तो ऐसे नहीं मानेंगे कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म बोल दिया। अगर वो स्पेसिफिकली बोले कि भाई फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म लोगी। अगर कंसेक्यूटिव बोला है 3 टर्म्स तो उसका मतलब ऐसे नहीं ले सकते कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल दिया। फिर मैं बताऊंगा कैसे लेना है। ये बोला इसने इफ कोएफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एक्सपेंशन दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 5 आर इन रेशियो, रेशियो दी हुई उन तीनों की कोएफिशिएंट्स की, कितनी 5:10:14, और आपसे बोल दिया फाइंड करो क्या n बता दो कितना है, n की बता दो वैल्यू कितनी होगी। तो आपने क्या किया, जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म मानोगे तो कोई बताएगा कैसे माने? लेट कैसे स्टार्ट करें? x plus 1 लेट फर्स्ट टर्म बी x plus 1, यार x plus 1 टर्म थोड़ी ना लेंगे, n मतलब r उसकी फॉर्म में बोलो ना, वेरिएबल x तो उसमें लिखा हुआ है बाइनरी, उसमें अंदर 1 plus x पॉलिनोमियल में, तो आप rth टर्म ले लो, फिर r plus 1th टर्म ले लो, या r plus 2, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, और r minus 1 ले लो पहली, फिर rth टर्म ले लो, और फिर r plus 1। ये ठीक है? ठीक है भाई? Yes, sir. मतलब अब ये तुम्हारे ऊपर चॉइस है कि तुम r minus 1 से स्टार्ट करके r plus 1 तक लेते हो, या फिर rth से लेकर r plus 1 r plus 2 लेते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कौन सा लेना है। क्लियर है भाई? तो चलो मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ले रहा Yes. हूँ और लिख देता हूँ, मतलब दोनों में से कोई भी ले लो, वो तुम्हारी मर्जी। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं r+5 से स्टार्ट करके r+5 r+6 r+7 भी ऐसे। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है? वो तो r की वैल्यू फिर अकॉर्डिंगली निकल जाएगी। अच्छा मैं पहले क्या बोल रहा था, जब हम NC जो वो फॉर्मूला लिखते थे जनरल टर्म का TR+1, उसमें r की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 से कम नहीं जाएगी। भाई 0 होगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, है ना? फर्स्ट टर्म से पीछे तो लाइक ऐसे तो नहीं बोलते ना 0th टर्म या नेगेटिव -1th टर्म, ऐसे तो नहीं बोलते। लेकिन अब अगर मैं r से स्टार्ट कर रहा हूं तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है, यहाँ पे भी है ना, 0 से कम तो नहीं जाएगा ना। ये क्लियर है? तो Yes. अगर आप ये सेट मान रहे हो तो इसमें r की मिनिमम वैल्यू, भाई मिनिमम वैल्यू अगर मैं बोलूं तो 0 जा सकती है। इसमें क्या जा सकती है मिनिमम वैल्यू ऑफ r? So इसमें 1. r की वैल्यू भाई 1 जाएगी, 1 से कम नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है? 1 हाँ, Yes. तो अगर आपका जो सेकंड वाला सेट माना है मैंने उसमें r की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, फिर तो वो -1th टर्म आ जाएगी, तो कोई टर्म ही नहीं होती। तो ये बात थोड़ा सा मतलब ध्यान रखनी है, मतलब तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, लॉजिकली आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। इसने बोला था 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाइनरी कोएफिशिएंट जो है, मतलब जो उनकी सिर्फ कोएफिशिएंट, मतलब x वाली टर्म को हटाकर जो सिर्फ कोएफिशिएंट वाला पार्ट है, NCR या जो साथ में कोएफिशिएंट जो भी लिखा हुआ है वो वाला लेकर आपको इन तीनों रेशियो में रखना है 5:10:14 में, और फिर n की वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक वेरिएबल अननोन है, तो उस वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सेटअप करनी पड़ेगी, राइट? ठीक है? Yes, करें? sir. तो पहला क्या होगा, हमने किया TR-1 लिया मैंने। TR-1 को मैं कैसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं TR-2 + 1, याद है जनरल टर्म बनाने के लिए। ठीक है? तो जो r+1th टर्म आप लिखते थे और जहां पर NCR x की पावर n - r y की पावर r लिखते थे, वहां पर आप r की जगह क्या पुट करोगे, r-2 पुट करोगे। ये बात क्लियर है? Yes, sir. जब rth टर्म लोगे तो r-1 लोगे, और जब r+1 लोगे तो फिर r ही होगा, राइट? ठीक है, तो
चलो बता दो फॉर्मूला क्या होता था, एन, एन पता है, मैं नहीं पता, एन सी क्या होता था, एन सी आर, आर क्या लिख दूं यहाँ पर, आर माइनस टू, यहाँ पर आर माइनस वन और यहाँ पर आर, ये क्लियर है सभी को। और वन की पावर, क्योंकि वन जो है, वन तो कुछ भी लिख दो उसकी पावर तो वन ही रहेगी, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। और जो आपका y है वो एक तरह से x है यहाँ पर, मतलब x प्लस वाई में x यहाँ पर वन है, y आपका x है, तो x की पावर क्या आएगी, r ही होती थी, याद है। यहाँ पर r माइनस टू आएगा, यहाँ पर x की पावर r माइनस वन आएगी और यहाँ पर x की पावर r आएगी। लेकिन आपको, अच्छा ये पॉजिटिव वाला ही था ना, वन प्लस एक्स, तो माइनस वाला भी कोई पंगा नहीं है यहाँ पर, है ना। लेकिन आपने नोटिस करा उसने तो सिर्फ कोफिशिएंट की बात करी है, तो कोफिशिएंट समझ में आ गया सभी को, ये ना कोफिशिएंट सिर्फ, है ना भाई, ये तीन हमारे क्या है, कोफिशिएंट है ना, तो इन्हीं की बात कर रहे हैं हम। तो इन तीनों की रेशियो दी हुई है बेसिकली, है ना, एन सी आर माइनस टू रेशियो एन सी आर माइनस वन रेशियो एन सी आर, इनकी रेशियो कितनी दी हुई है, रेशियो दी है 5:10:14। क्लियर बेटा सभी को यहाँ तक। Yes, sir. अब आपको क्या करना है भाई, तीनों रेशियो मतलब एक साथ दी हुई है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, एन सी आर माइनस टू डिवाइड बाई एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 5/10, है ना, और एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर इक्वल टू 10/14 लिख सकते हैं, ये ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक सभी को आया समझ में। अच्छा Yes, तो मैं sir. बोल रहा था अगर एक अननोन वेरिएबल तो एक इक्वेशन चाहिए, यहाँ पर कितने अननोन है भाई, आर भी अननोन है और एन भी अननोन है, तो दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन बन गई ना आपकी, Yes. निकाल दे, निकालो, कैसे निकालोगे, चलो बताओ। ऊपर क्या लिखूं, एन फैक्टोरियल, अच्छा एन एन फैक्टोरियल तो कट जाएगा ना, ये बात क्लियर है। क्या आएगा, एन माइनस आर प्लस टू हो जाएगा, इसमें जब माइनस करेंगे तो प्लस टू हो जाएगा, राइट। एन माइनस और ब्रैकेट में जब आर माइनस टू करोगे तो माइनस का आर होगा लेकिन प्लस टू हो जाएगा, और साथ में क्या आएगा, आर माइनस टू का फैक्टोरियल भी आएगा। इसमें क्या होगा, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और आर माइनस वन फैक्टोरियल भी ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा, एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल तो कट गया, इक्वल टू चल रहा है 5/10 विच इज 1/2। अच्छा अब मैंने नोटिस करा कि यार इन दोनों में से एन माइनस आर प्लस टू और एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल में से कौन सा बड़ा है, तो मैंने नोटिस करा कि एन माइनस आर प्लस टू बड़ा है, एक ज्यादा है ना, तो अगर आप वो बाहर निकालोगे तो ऊपर वाला जो एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है वो कट जाएगा, और इसी तरह से आर माइनस टू और आर माइनस वन में से किसको बाहर निकालेंगे, आर माइनस वन को बाहर निकालेंगे, क्योंकि आर माइनस वन आर माइनस टू से एक ज्यादा है, तो आर माइनस वन ऊपर बचेगा और नीचे एन माइनस आर प्लस टू। यहाँ तक किसी को बेटा डाउट, No, sir. समझ में आया सभी को मैंने कैसे कैंसिल आउट कर दिया, Yes. Yes. ठीक है बेटा, किसी को भी नहीं आ रहा तो पूछते चलना बेटा, ठीक है। Yes, sir. 2r माइनस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके n माइनस आर प्लस टू, तो ये क्या आ गया भाई, n माइनस का 3r इक्वल टू -4, ये इक्वेशन बन गई मेरी, मैं इधर उधर शिफ्टिंग कर दी, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। जल्दी से सेकंड इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगी, n c r माइनस वन, कराऊं या हो जाएगा, छोड़ दूं, Sir, Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो, Sir, power तो n+5 थी. क्या बेटा, Power. अरे हाँ भाई हाँ, हम इतनी देर में ध्यान ही नहीं दे रहे भाई, एक बच्चे ने ध्यान दिया, हमने टोल डाउन कर दिया, उसके बाद ध्यान ही नहीं दिया, हम 1 प्लस एक्स की पावर n का तो कर ही नहीं रहे भाई, n प्लस 5 का कर रहे हैं, तो सब गड़बड़ हो गया है ना। तो क्या करोगे आप, n की जगह पे जहां पे मैंने n लिखा था वहां पे बस क्या लिख देना, n प्लस 5 लिख देना, क्लियर है भाई सभी को। Yes, sir. बाकी ये तो समझ में आ गया ना कि दो इक्वेशन बनेंगी, एक यहाँ से बन जाएगी जैसे और एक और इक्वेशन बन जाएगी, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। Yes, sir. बोलो बोलो, सभी को आगे समझ में, Yes, sir. Yeah. ठीक है, तो सॉल्व करके देख लेना और आंसर आ जाएगा, और n की वैल्यू जो आएगी अगेन लाइक प्रॉपर एक नेचुरल नंबर ही आएगी, ठीक है। Yes, sir. चलो मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 17th and 18th term of expansion 2 plus a की होल पावर 50 आर इक्वल, मैंने बोल दिया ये जो दोनों टर्म है 17 और 18 टर्म 2 प्लस ए की पावर 50 में इक्वल है, आपको बताना है फाइंड ए की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शंस आर, इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ 1, सेकेंड ऑप्शन 2, सी ऑप्शन है -1 नहीं, -1 नहीं, लेट्स से सी की वैल्यू दे दी
-2 चलो, एंड टी दे रखा नॉन ऑफ दीस। तो पोल कंडक्ट करा रहा हूँ, सभी को आंसर देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, पोल लॉन्च कर दिया मैंने, सभी को आंसर जल्दी से सॉल्व करके बताना क्या आएगा। वैसे मुझे ऑप्शन देने नहीं चाहिए थे, तो देखकर ही पता लग जाएगा जो मैंने ऑप्शन दिए हैं कि आंसर क्या होगा। अभी भी टाइम लग रहा है अभी। वी टाइम्स अप। सिर्फ 40 बच्चों ने आंसर दिया, सिर्फ 15 बच्चों ने, ऐसा क्यों भाई? एंड मेजोरिटी बच्चों ने आंसर भी रॉन्ग दिया। 6 बच्चे कह रहे हैं आंसर 2 है, बी ऑप्शन। ओके, सबसे पहले मान लो ऑप्शन दिए ही नहीं है, वैसे सिंपली देखते हैं। इसने कहा 17 टर्म। बेटा 17 टर्म आप कैसे निकालोगे? टी 16 + 1 करके निकालोगे, और 18 टर्म कैसे निकालोगे? 17 + 1 करके। तो आपको आर पता लग गया, एक बार 16 लेना, एक बार 17। एन पता ही आपको 50 है, तो 50C, क्या बोल रहे हो आप? 50C, आगे क्या लिख दूं? आर की वैल्यू 16, इसमें क्या होगा? 50C 17। 2 लिखा है, 2 की पावर पहले क्या लिखते हैं? 50 - R यानी 16। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 की पावर 50 - 17, और y की पावर, a की पावर यहाँ पर r यानी 16, और यहाँ पर a की पावर 17। ये सभी को क्लियर है? Yes, sir. और आप कह रहे हो ये दोनों इक्वल हैं, तो रख दो 50C 16, 2 की पावर कितना होएगा? 34, a की और 16 इक्वल टू, आप कह रहे हो 50C 17, 2 की पावर 33 और a की और 17। भाई ये काट दो, एक 2 बचेगा, और 16 की काट दो, एक बचेगा। क्लियर है? अच्छा, ये जो मैंने काटा है तो मतलब ये मान के चल रहे हैं a नॉन जीरो है, तभी काट सकते हैं, नहीं तो अगर a 0 होगा तो फिर ऐसे काटना अलाउड नहीं है। ठीक है, अच्छा 50C 16 है क्या, और यहाँ पर 2 है साथ में, और यहाँ पे बचा 50C 17, और क्या बचा? a। क्लियर है? अब सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? a की वैल्यू आ गई भी 50C 16, 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या लिख दूं? 34 फैक्टोरियल, और साथ में और क्या आएगा? 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, और डिवाइड में क्या लिख रहे हैं? 50 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल और 33 फैक्टोरियल। ये आएगा 50 फैक्टोरियल काट दो, क्या बचा? 2, 33 फैक्टोरियल ऊपर, 17 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे बचेगा 34 फैक्टोरियल और 16 फैक्टोरियल। तो 16 फैक्टोरियल को 17 फैक्टोरियल से काट के 17 लिख सकते हैं, ये ठीक है। और 33 को काट के 34 से 34 लिख सकते हैं। 7 × 2 कितना होता है? 34, नीचे भी 34, कितना आ गया एक वैल्यू भाई? 1. ठीक है बेटा, क्लियर? Yes, sir. तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया था भाई मैंने, ध्यान से करो बेटा। नेक्स्ट लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी को करना है, फाइंड n। अच्छा पहले इससे पहले एक चीज बता दो पहले, लेट्स से कोई एक्सपेंशन लिखा हुआ है ऐसे, x + y की पावर 50, और मैंने आपसे कहा 23rd टर्म निकालो फ्रॉम बिगनिंग, मतलब जब 23rd टर्म बोलते हैं तो बिगनिंग वाली होती है, तो उसको आप ऐसे लिखोगे t23 = t22 + 1, है ना, और फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। r कितना ले लोगे? 22। अगर मैंने ऐसे बोला होता 23rd टर्म फ्रॉम एंड, अब कैसे बताओगे? अब पीछे से लिखने का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। कोई बताए 23rd टर्म फ्रॉम एंड निकालना तो कैसे निकालेंगे? अच्छा चलो मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि 23rd टर्म फ्रॉम एंड होगी वो इक्वल टू होगी पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा।
फर्स्ट ऑप्शन है 27th टर्म फ्रॉम बिगनिंग होगी, 26th टर्म फ्रॉम बिगनिंग होगी, 25th टर्म फ्रॉम बिगनिंग होगी, या फिर 28th टर्म फ्रॉम बिगनिंग होगी। ये बताना है आपको, ठीक है। या चलो डी वाला ऑप्शन मैंने दे दिया, नन ऑफ दीज, ठीक है। एंड आपको एक मिनट मैं पोल कंडक्ट करा रहा हूँ, सभी को ऑप्शन पोलिंग मीटर में टाइप करके बताना है, ठीक है। लॉन्च कर दिया मैंने, जल्दी से, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, थोड़ा सा देखकर जल्दी से बताओ। 23rd टर्म जो पीछे से बताएंगे हम, x प्लस वाई की और 50 है, ध्यान रखना x प्लस वाई की और 50 है, तो 23rd टर्म जो पीछे से होगी वो आगे से कौन सी टर्म होगी आपको बतानी है। टोटल टर्म आपको पता है कितनी है, 23rd टर्म पीछे से बोल रहे हैं, तो बस आपको बताना है वो आगे से, अगर बिगनिंग से देखें तो वो कौन सी टर्म होगी, ताकि फिर हम फॉर्मूला लगा के निकाल पाए। क्योंकि जो हम टी आर प्लस में लिखते हैं वो बिगनिंग वाली टर्म के लिए लिखते हैं ऐसे, अगर पीछे से बतानी है तो फिर लाइक क्या आएगी वो टर्म, वो आपको बतानी है। लास्ट 30 सेकेंड्स। अगर आपको मतलब कोई फॉर्मूला नहीं भी पता है तो बेसिक सा जो मैं लॉजिक आपको हमेशा देता हूँ कि यार छोटा सा एक एग्जांपल लेकर समझ लिया करो, आ जाएगा। जैसे मिडिल टर्म की बात कर रहे थे हम कि अगर टोटल टर्म्स इवन है तो कैसे निकालेंगे, ऑड है तो कितनी होंगी, बिल्कुल वही लॉजिक लगाकर समझ सकते हो। ये तो मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज है। ओके, पोल एंड कर दिया मैंने। पहले और फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में टाई है भाई, और कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने नन ऑफ दीज भी दिया है, एक बच्चा, चलो ठीक है डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं मतलब आंसर ना बता के डायरेक्टली बता देता हूँ आपको कि पहले करना क्या है इसमें। आप एक एग्जांपल ले लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, तो मैंने क्या कहा, क्या लिखा हुआ है, पावर 50 लिखा हुआ है, तो ये तो पता लग गया टोटल टर्म्स कितनी है इसमें, 51, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, बस इतनी लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ 7 टर्म्स है। अब मैं कहता हूँ जो बिगनिंग से थर्ड टर्म है, जो बिगनिंग से थर्ड टर्म है, बिगनिंग से थर्ड टर्म वो एंड से कौन सी है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है ना, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो टोटल टर्म कितनी है, 7 है। तो अगर मुझे पीछे से कोई टर्म निकालनी है फिफ्थ टर्म और बताना है कि वो बिगनिंग से कौन सी है, तो मैंने क्या किया होगा, 7 टर्म्स टोटल थी, उनमें से मैंने -5 किया, 7 में से -5 किया, लेकिन 2 आया, लेकिन बिगनिंग से वो एक्चुअली थर्ड टर्म है, तो यानी +1, ये होगा ना। आया समझ में? Yes, एक और एग्जांपल ले लो। मान लो ऐसा हो सकता है वी आर इन लक, ऐसा हो गया कि भाई 2 आया और 1 प्लस करके 3। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल लेकर ये श्योर हो जाएगा कि यही वाला वर्क करेगा मेथड, यानी कि टोटल टर्म्स में से जो आपको टर्म निकालनी है पीछे से एंड से, वो माइनस करो और फिर +1 कर दो, तो क्या आएगा, टोटल टर्म्स कितनी है, 50 नहीं है 51 है। ये बात भी गड़बड़ हो जाती है कभी, तो फ्रॉम एंड कैसे निकलेगा, 51 में से 23 माइनस और +1, कितना आएगा, 52 में से 23 माइनस करना है, तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, इनमें से कोई आंसर मैच करेगा, no, कितना आ रहा है सॉल्व करके, कितना आ गया, 29 है ना, क्लियर है सभी को? yes, sir. ठीक है, तो एक बच्चा था ऐसा, किस बच्चे ने आंसर दिया था भाई, नाम भी बता दो अपना। सर काफी। ओके ठीक है, बाकी बच्चों को आया सभी को समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने क्या बोला यार, मैंने बोला अब ये मेथड चलो किसी को नहीं पता, कोई कह देगा सर ये तो पता ही नहीं था मैं कैसे निकालते हैं, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना हर चीज के लिए फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, समझ के करोगे तो पेपर में आप खुद फॉर्मूले क्रिएट कर लोगे अपने लिए। मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे मैं मान लूं मुझे समझ में नहीं आया अभी, मुझे इंश्योर करना है कि यार ये +1 करके ही आता है कैसे, तो मैंने क्या करा, ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिया। अब मैं कहता हूँ ये वाली टर्म बोलता हूँ मैं, ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है बिगनिंग से, पीछे से कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 6 टर्म फ्रॉम एंड। फिर वही चेक करा कि 6 टर्म फ्रॉम एंड निकालने के लिए 9 में से 6 माइनस किया और +1 किया, क्या फोर्थ आ जाएगा, आ रहा है ना भाई, आया समझ में? Yes, sir. तो ये +1 वाला फंडा समझ में आ गया, मतलब ये चीज रटना नहीं है, ये तो मैं चलो बता दिया आपको कि ऐसे, तो पेपर में कभी भी कहीं पर ऐसे फंस जाओ कि यार ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फॉर्मूला कैसे क्रिएट करें, कुछ पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, तो छोटा सा एक एग्जांपल क्रिएट कर लिया करो अपने लिए,
और उस एग्जाम्पल से फॉर्मूला खुद बना लेगा। आया समझ में? ठीक है। Yes, sir. अब मैं क्या है, ये फॉर्मूला लिख कर दे सकता हूँ तुम्हें कि फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, कि n प्लस करके माइनस कितना करना है, जो पीछे से टर्म पूछे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बोल सकता हूँ। पर क्या होता है ना, इतने सारे फॉर्मूले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सारे मैथ्स में हर चैप्टर में फॉर्मूले, फॉर्मूले में फॉर्मूले, उनको और मैनिपुलेट करके भी फॉर्मूला, कितने रटोगे? तो हर चीज याद नहीं रहेगी। अगर ये कॉन्सेप्ट जैसे ये वाला है, इसके लिए कोई ज्यादा मेथड, ज्यादा टाइम तो ना लगना है, ये तो रफ में हल्का सा गए और पता लग गया। अब तो मैंने बता ही दिया एग्जैक्टली, तो आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, क्लियर है भी सभी को? Yes, sir. कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हो जिसको टाइम लगे भाई पेपर में करने में, निकालने में, उसके लिए तो मुझे मेरे को डायरेक्ट बता देना चाहिए कि चलो ऐसे है। जैसे एनसीआर वो मैंने बताया जर्नल टर्म का फॉर्मूला, तो जर्नल टर्म या तो मैं पहले पैटर्न ऑब्जर्व करूं कि हो क्या रहा है, फिर खुद जनरेट करूं, तो टाइम लग जाएगा। तो मैंने लर्न कर लिया डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन समझ भी लिया कि आया कैसे था, तो बाई चांस मैं भूल जाता तो मैं लाइक इंश्योर कर सकता हूँ कि मैं ठीक लिख रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. ओके। मान लो एक क्वेश्चन दिया है, इफ एन एन नहीं, फाइंड एन, क्वेश्चन दिया है फाइंड एन, एन निकालना है आपको, और दिया गया है, इसी पे बेस दे रहा हूं, इफ रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, मतलब आगे से फिफ्थ टर्म, बिगनिंग से, और पीछे से जो फिफ्थ टर्म है, इन द एक्सपेंशन, किसी एक्सपेंशन में जिसका एक्सपेंशन दिया हुआ है, फोर्थ रूट ऑफ 2 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 होल पावर n इज, रेशियो दी हुई है कितनी, √6:1, ये रेशियो दी हुई है। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग और फिफ्थ टर्म जो एंड से होगी, उन दोनों की रेशियो दी हुई है कितनी, √6:1, और एक्सपेंशन दे रखा है फोर्थ रूट ऑफ 2 एंड प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3। तो सबसे पहले फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग बता दो क्या लिखते हैं, 4 + 1 है ना, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, NC4, फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर बताओ क्या लिखूं, फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर कितना लिखूं, n-4। वेरी गुड। और 1 अपॉन, ये 1 अपॉन में लिखा हुआ, तो y की वैल्यू में फोर्थ रूट ऑफ 3 जो है वो ऊपर मत लिख देना, नीचे लिखोगे। फोर्थ रूट ऑफ 3, इसकी पावर क्या लिख दो, 4 लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये तो होगी बिगनिंग से, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अब आपको निकालना है फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो उसके लिए आप क्या करोगे बताओ, क्या लिखूं, यहां पर बता दो क्या लिखूं, ये हम लिख रहे हैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। जल्दी से सारे एक बार मुझे चैट बॉक्स में, जिन जिन का आंसर आ जाता है चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके फटाफट बताओ क्या आएगा, अगर फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड निकाल रहे हैं, ताकि मुझे पता लगे जो मैंने दो ऊपर समझाई, दो एग्जांपल देकर आप सभी को आया है समझ में। फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड निकाल रहे हैं, होल पावर n लिखी हुई एक्सपेंशन में, तो आपको पता है कि टोटल टर्म्स कितनी है, और फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड की बात कर रहा हूं, तो अभी मैंने पीछे मेथड बताया था कि कैसे निकालना है, तो आप बता दो मुझे t के साथ क्या क्या लिखूं मैं, n+1 n+2 n-4 n-3, जो भी लिखना है बता दो मुझे क्या लिखूं। जो फिफ्थ टर्म एंड से होगी वो बिगिनिंग से कौन सी टर्म होगी, t के साथ क्या लिखूं ये बता दो। ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया, काव्य का, और भाई जल्दी से, ठीक है, हेमंत का भी आ गया, वेरी गुड, जल्दी जल्दी सभी, टी के साथ क्या लिखना है, जैसे T5 तो होगी बिगनिंग से फिफ्थ टर्म, एंड से जो होगी फिफ्थ टर्म वो बिगनिंग से कौन सी टर्म होगी वो बतानी है, इन टर्म्स ऑफ एनी आएगा आंसर। सिर्फ 2 ही बच्चों का आंसर आया, इसका मतलब किसी को ऊपर समझ में नहीं आया था। सिर्फ 2 ही बच्चे बताएंगे, बाकी किसी को नहीं समझ में आ रहा। The third term. हाँ बेटा, क्या The third term. थर्ड टर्म नहीं यार, बिगिनिंग से थोड़ी ना थर्ड टर्म होगी, एन तो पता ही नहीं है हमें कितनी टर्म्स है टोटल, एन तो बताना ही है, तो एन की टर्म्स में आएगा। अच्छा मुझे बताओ टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स इन एक्सपेंशन कितनी है भाई, n+1 है ना, ठीक है, ये ठीक है। Yes, टोटल sir. टर्म्स n+1 है। अभी मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था टोटल टर्म्स में से जो भी टर्म आपको पीछे से निकालनी है, मतलब आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड, तो माइनस करो, और फिर मैंने क्या कहा था, +1 भी तो करने को कहा था, याद है,
Yes, sir. तो बेटा ये चीज अभी तक याद नहीं हुई आपको, समझ नहीं है क्या करना है? तो n+2 - 5 करोगे तो n-3 आएगा। तो बिगिनिंग से जो टर्म होगी वो n-3 टर्म निकाल रहे हो आप, समझ में आया? जो बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म होगी वो पीछे से जो फिफ्थ टर्म है वो बिगिनिंग से n-3 टर्म होगी। क्लियर है? आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, पूछो यार अगर किसी को कंफ्यूजन है। सिर्फ 2 ही बच्चों ने आंसर दिया। इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग कि भाई इतना बताने के बाद आपको टाइम लग रहा है या कर नहीं पा रहे हो आप, सिर्फ 2 ही बच्चे आंसर दे पाए। तो इसका मतलब यानी बड़े ज्यादातर बच्चों को फिर प्रॉब्लम हो रही है। नहीं आया समझ में? आया भाई समझ में सभी को? जिसको भी नहीं आया एक बार हैंड रेज कर दो बेटा, नाम भी लेने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा दोबारा। बताओ बताओ जल्दी से, हैंड रेज कर दो भाई। अगर किसी को नहीं आया मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा क्या हो रहा है। अब देखो हैंड रेज किसी का नहीं आ रहा तो इसका मतलब आया सभी को समझ में अब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्या बोला मैंने? जो पावर लिखी होती है एक्सपेंशन की, उसकी पावर में 1 प्लस करके आपको पता लग गया टोटल टर्म्स आती है। तो n+1 टोटल टर्म्स है। टोटल टर्म्स में से जो आप पीछे से टर्म निकाल रहे हो उसको माइनस करो, माइनस करके 1+1 कर दो। क्लियर है? ठीक है भाई, Yes, Yes. sir. याद रहेगा। तो अगर आप n-3 निकाल रहे हो टर्म तो इसको फिर ऐसे क्या लिखना पड़ेगा ना, n-4+1। याद है? क्योंकि एक कम करके लिखते हैं आ रहा है ना, याद है? Yes, sir. और इसका फिर फॉर्मूला लगा देते हैं क्या, NCR। R कितना है? n-4। फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर क्या लिखते थे? फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर लिखते थे n-R। R कितना है हमारा? n-4। One. और 1/4 रूट ऑफ 3 की पावर क्या लिखते थे? R। R कितना है? n-4। ये क्लियर है सभी को? Four. ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर कितना लिख दूं? n-n तो कट जाएगा, +4 हो जाएगा। और 1/4 रूट ऑफ 3 की पावर ये एज इट इज लिख देते हैं। अब ये एक टर्म आई हमारी और ऊपर एक टर्म आई थी, कहां गया ये? इन दोनों टर्म की रेशियो, अच्छा कभी कभी पेपर में ये पढ़ लिया करो, इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। टर्म की बात ही कर रहा है। कभी कभी क्या होता है सिर्फ कॉफिशिएंट की बात करता है। यहाँ पर तो चलो वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है सिर्फ कॉफिशिएंट की रेशियो दी होती है और हम ध्यान से पढ़ते नहीं है। तो ये ध्यान से पढ़ना है कि कॉफिशिएंट की रेशियो की बात कर रहा है या पूरी टर्म की बात कर रहा है। ठीक है, तो डिवाइड कर दो। क्या लिखा है? NC4 ऊपर आएगा, फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर कितनी थी? 4 नहीं, n-4 थी पावर, थी इसकी n-4। और 1/4 रूट ऑफ 3 की पावर कितनी थी? 4. 4 थी आई गेस, है ना? यही थी ना? हाँ ठीक है, डिवाइड बाय NC-n-4। फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर क्या है? 4. 4। और 1/4 फोर्थ रूट ऑफ 3 की पावर क्या है? n-4। अब आपको एक चीज तो समझ में आई दी होगी, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, आपको याद होगा कि भाई NCR और NCn-R, टाइम वेस्ट मत करना, देखते ही काट देना अगर डिवाइड में लिखा हो। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। समझ में आया? Yes, sir. और रेशियो दिया है √6:1। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर एक जगह पे n-4 लिखी है और नीचे डिवाइड में 4 लिखी है, तो माइनस हो जाएगा ना ऊपर जाकर। Yes. n-8 लिख दूं? ठीक है, और इसी तरह से 1/4 रूट ऑफ 3 की पावर क्या लिख दूं? 4 - n+4, है ना? ये ठीक है, क्लियर है? Yes. तो इसमें क्या आ गया हमारा आंसर? इसमें आ गया 8 - n, है ना? तो फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर आ रही है n-8 और यहाँ पे आ रहा है 1/4 रूट ऑफ 3 की पावर आ रही है कितनी? 8 - n। अब थोड़ा सा सोचा हमने, थोड़ा सा दिमाग लगाया, यहीं पे दिमाग लगाना है, बाकी तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कुछ करा ही नहीं हमने। तो अब नोटिस करा कि n-8 लिखा है और एक जगह लिखा है 8 - n पावर, तो यानी कि उल्टा लिखा है, नेगेटिव लिखा है। तो अगर मैं नेगेटिव पावर करता हूं तो रेसिप्रोकल कर दूं, जो x/y होता है वो y/x हो जाएगा, राइट? Yes, sir. फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर अगर n-8 है तो इसको फोर्थ रूट ऑफ 3 की पावर ऐसे लिख दूं, n-8। ये ठीक है? ऐसा इसलिए किया कम से कम अब पावर सेम हो गई तो जो बेसिस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फोर्थ रूट ऑफ 2 और फोर्थ रूट ऑफ 3 अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या लिख दूं? फोर्थ रूट ऑफ 6 लिख दूं? Yes, sir. √6/1 तो रूट मतलब वही √6 ही रहेगा। तो अब आपको पता है कि फोर्थ रूट ऑफ 6 का मतलब होता है पावर 1/4 है। तो 6 की पावर है आपकी कितनी? n-8 डिवाइड बाय 4 और इक्वल टू यहाँ पे क्या 6² है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर होता है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया बस। ठीक है, आया सभी को समझ में? Yes, sir. Yes, sir. 2 + 8 n की वैल्यू आ गई भाई 10। ठीक है,
सभी को आया बेटा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई भी टर्म बिगनिंग से दे रखी हो और अब आपको एंड से भी निकालनी है एक और टर्म, तो सभी को समझ में आ गया ना कैसे निकालते हैं एंड से? Yes. ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, लेट्स सी। अच्छा, अब कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो एक दो फॉर्मूले जो मैंने ऊपर बताए थे उनका एक डायरेक्टली फॉर्मूला ही बता देता हूँ। जैसे x प्लस वाई की पावर हमने n करा था और प्लस करा था x माइनस वाई की पावर n, मतलब अगर पावर सेम है, एक्सपेंशन भी सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो अगर प्लस कर दें तो इसमें हमने डिस्कस किया था, याद होगा तुम्हें, y की पावर जो ऑड वाली थी वो सारी कट जाती थी जब प्लस कर दें। तो कुछ ऐसा आ जाता था, ट्वाइस क्या आएगा, nc0 x की पावर n, फिर nc2 x की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर, फिर आएगा nc4 आएगा, nc4 x की पावर n माइनस 4 y की और 4 एंड सो ऑन। ये क्लियर है? ठीक है भाई, Yes, sir. क्योंकि y की पावर जब भी ऑड आएगा वो टर्म नेगेटिव आएंगी और प्लस कर रहे हैं तो वो कटता जाएगा। अच्छा, लेकिन इसी को अगर ऐसे लिखा होता x प्लस वाई की पावर n, लेकिन साथ में प्लस की जगह माइनस लिखा होता, अब क्या होता बताओ? अब जो होगी y की पावर जो होगी वो अब कटेंगी नहीं, वो एडअप हो जाएंगी ना। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. क्योंकि माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखने का मतलब है कि अब x की पावर जो होंगी वो कटती जाएंगी, y की ओर ऐड होती जाएंगी जो ऑड वाली है, तो y की ओर ऑड वाली टर्म बचेगी। अब तो y की ओर ऑड वाली टर्म सिर्फ बचेगी, तो और ट्वाइस आएगा, तो क्या बचेगा, nc1 y की पावर 1 यानी y बचेगा, प्लस nc2 नहीं आएगा, nc3 आएगा, y का क्यूब आएगा, लेकिन साथ में x भी तो आएगा, तो x की ओर कितनी आएगी बताओ, तो बताएगा? x की पावर भाई अगर y की क्यूब है तो x की पावर कितनी होगी बताओ? 1. पहले आएगा 1 जो मैंने मिस कर दिया, nc1 के साथ x1 होगा, x1 होगा या x1 n माइनस 1 होगा, n माइनस 1 होगा ना, और यहां पर क्या होगा n माइनस 3, क्लियर है? फिर साथ में nc5 x के n माइनस 5 y के 5, समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, सभी को आ रहा है ना समझ में क्या लिख रहा हूँ भाई? हम जर्नल टर्म का फॉर्मूला याद है ना, क्या लिखते थे, x की पावर लिखते थे n माइनस आर, y की r, मतलब अगर x की पावर n माइनस आर लिखा है तो y की r आएगी, तो y की पावर अगर क्यूब है तो x का n माइनस 3 होगा, y की पावर 5 है तो x की पावर n माइनस 5 होगी, y की पावर 1 है तो x की पावर n माइनस 1 होगी, और ये वाली टर्म बचेगी, मतलब ऑड वाली टर्म बचेगी जब माइनस कर रहे हैं, जो y की पावर जिसमें ऑड होती है, और अगर प्लस करते हैं तो y की और जो इवन वाली पावर्स होती है वो वाली टर्म्स बचेंगी, और ट्वाइस इसलिए लिखोगे क्योंकि डबल एड अप हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, मिडिल टर्म का मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आ गया ना मिडिल टर्म का भी? लिखवाऊं? चलो लिखवा रहा हूँ फिर भी, कि भाई समझ में भी आ गया, लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आपको पता है कैसे करना है, और फॉर्मूला भी लिखवा रहा हूँ। क्या है? इन एक्सपेंशन, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, जैसे x प्लस वाई की पावर n, इसमें अगर मैं बोलूँ आपको मिडिल टर्म क्या होंगी, तो मिडिल टर्म के लिए दो फॉर्मूले मैंने बताए थे। क्या? अगर n ऑड है और एक बार n इवन है, अगर n ऑड है तो फिर मिडिल टर्म बता दो क्या होंगी? अगर n ऑड है तो n प्लस 1 टोटल टर्म्स है वो इवन होगा, और इवन में मिडिल टर्म कौन कौन सी होती है भाई बताओ क्या होंगी? अगर n ऑड है तो n प्लस 1 करके टोटल n टर्म्स कितने plus आएंगे? 1 by 2 और n plus 3 by 2. हाँ, तो यानी कि क्या लिख दूं? t क्या लिख दूं? n plus ठीक 1 है, by 2, n प्लस 1 बाई 2th टर्म और n plus 3 by 2. बिल्कुल ठीक है, ये दो टर्म आपकी क्या होंगी? मिडिल टर्म होगी। और अगर इवन है तो n प्लस 1 करके टोटल टर्म्स ऑड आएंगी, उसमें एक ही मिडिल टर्म होगी, क्या होगी? t क्या लिख दूं? n plus 2 by 2. n प्लस, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये जो टर्म मैंने लिखी n प्लस 2 बाई 2 इवन के लिए, n जब इवन है, और n जब ऑड है तो दो टर्म होगी, n प्लस 1 बाई 2 करके और n प्लस 3 बाई 2 करके। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ने बताया था जब टोटल टर्म्स ऑड होती हैं तो एक होती है मिडिल टर्म, सर ने वहां पे दो लिख दी। बेटा ये मैंने n जो लिखा है ऑड, ये टोटल टर्म्स नहीं है, टोटल टर्म्स तो कितनी होगी? टोटल टर्म n प्लस 1 होगी, n नहीं है, n तो पावर है, अगर पावर ऑड है तो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, तो अगर पावर ऑड है तो टोटल टर्म्स n प्लस 1 करके क्या आएगी? इवन आएगी, और इवन के लिए इसलिए दो टर्म लिखी, एक बार प्लस 1 करके डिवाइड बाय 2 और एक बार उससे नेक्स्ट टर्म तो n प्लस 3 बाय 2।
और अगर n की वैल्यू इवन है तो टोटल टर्म्स n+1 ऑड आएगा, ऑड में एक टर्म होगी मिडिल, वो होगी n+2/2। ठीक है। Yes, sir. Yes. अच्छा, फिर अगर मैं इसमें बोलूं कि इनमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताओ, हाईएस्ट कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, वो भी बता दोगी? इसका जैसे मिडिल टर्म n अगर ऑड था, ग्रेटेस्ट जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वो बताओ क्या होगा? वो इन दोनों का ही तो होगा, n+1/2h टर्म का और n+3/2h टर्म का, राइट? क्लियर है ना भाई? n+1/2h टर्म का और n+3/2h टर्म का ही कोएफिशिएंट जो होगा वही तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो कोई बताएगा n+1/2h टर्म में कोएफिशिएंट क्या आएगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना आएगा? इसको तो तुम्हें पहले उस तरह से लिखना पड़ेगा, कैसे? n+1/2 -1 +1 ऐसे लिखना पड़ेगा ना, और इसको कैसे लिखना पड़ेगा? n+3/2 -1 +1 ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ठीक है? Yes, sir. तो जब इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा n-1/2 +1 ऐसे आएगा, और इसका क्या आएगा n+1 / 2 +1 है ना, ऐसे आएगा ना। तो इसको जब तुम इसका जो फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे लिखते हो? NCR लिखते हो, R पता लग रहा है ना कितना है ये, और यहाँ पर क्या होगा NC n+1/2। क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ये दोनों जो कोएफिशिएंट होंगे सबसे ग्रेटेस्ट होंगे, मतलब दोनों ही होंगे, क्योंकि दोनों मिडिल टर्म है तो ये दोनों ही क्या होंगे, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे जब n कैसा है, ऑड है। ठीक है, क्लियर है? और अगर n इवन था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड थी, उसमें एक ही थी हमारी टर्म जो मिडिल में थी, तो मिडिल टर्म क्या आई थी उसमें मिडिल टर्म आई थी हमारी n+2/2 है ना, यही आई थी ना। तो n+2/2 को तुम लिखोगे क्या, ऐसे लिख दोगे n+2/2 -1 और +1 है ना, -1 +1 कर देते हैं ताकि वो इक्वलिटी मेंटेन रहे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ऐसे लिख देते हैं, क्या आएगा n/2 ही आएगा इसमें तो, है ना? क्लियर है? तो इसके हिसाब से r कितना है, n/2 है, तो इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना होगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या आएगा? NCR, r कितना है n/2। ठीक है, तो इसमें a की बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा, दैट विल बी NC n/2। क्लियर है सभी को? इसका एग्जांपल दे दूं? एग्जांपल दिया भाई, मैंने बोला x + y की होल पावर 50 है। अब मैं कह रहा हूं इसमें सबसे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट बता दो क्या होगा। तो आपने नोटिस करा कि यार 50 + 51 टर्म्स हैं टोटल, 51 प्लस टर्म्स, ये तो ऑड है। तो अब मुझे अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं बता ही सकता हूँ, लेकिन अगर फॉर्मूले के हिसाब से जाऊं, फॉर्मूला क्या था, n की वैल्यू 50 है, n की वैल्यू 50 है, तो मैंने कहा था अगर n आपका इवन है तो जो मिडिल टर्म होगी वो 1 होगी, क्योंकि टोटल टर्म्स ऑड होंगी, और उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट क्या होगा ये बताया था मैंने, NC n/2। तो बस आप क्या लिख दोगे, ग्रेटेस्ट जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, n कितना है 50 c कितना लिख दो 25 है ना, समझ में आया? Yes. क्लियर हो गया बेटा सभी को? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि तुम्हें ये बात भी समझ में आ रही होगी ना, 50c0 50c50 ये इक्वल होंगे, फिर 50c1 50c49 इक्वल होंगे, तो जो मिडिल में आएगा वो आएगा 50c25, इसके साइड में होगा 50c24 और इसके इधर होगा 50c26, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये बीच वाला सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है, मिडिल में? ठीक है, Yes, sir. ओके, चलो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। ये मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास करेंगे, ताकि ये पता हो सारा। ठीक है बेटा? ओके, Yes. चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू Thank you, sir. बेटा।